आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन टू कॉमन लिस्प और एआई क्लासिकल सिस्टम्स। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो लिस्प है बेसिकली ये एक लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जॉन मैककार्थी ने लिस्प इन्वेंट की थी 1958 में और फोर्ट्रान लैंग्वेज डेवलप होने के बाद जो है ये बेसिकली डेवलप हुई थी। स्टीव रसल ने इसे IBM 704 आर्किटेक्चर या प्रोसेसर के कंप्यूटर पर पहली बार इसे इम्प्लीमेंट किया था और ये लैंग्वेज पर्टिकुलरली सूटेबल है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रोग्राम्स के लिए। उसकी रीज़न ये है कि ये सिंबॉलिक इंफॉर्मेशन बहुत इफेक्टिवली प्रोसेस करती है। सिंबॉलिक इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करना यही इसकी सबसे ज़्यादा बड़ी स्पेशलिटी है इस लैंग्वेज की, इसीलिए इसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए जो है वो ज़्यादा सूटेबल कहा जाता है। सिंबॉलिक इंफॉर्मेशन ज़्यादातर हम यूज़ भी करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हम जिस तरह ह्यूमन इंटेलिजेंस है हम सिंबल्स की फॉर्म पे काम करते हैं। यानी अगर रोबोट्स को इशारे के ज़रिए भी कुछ समझाना है तो वो भी इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आता है। ठीक है, इट सर्व्स एज अ कॉमन लैंग्वेज विच कैन बी इजीली एक्सटेंडेड फॉर स्पेसिफिक इम्प्लीमेंटेशन। Programs written in common Lisp do not depend on machine-specific characteristics such as word length. इस लैंग्वेज में जो भी प्रोग्राम्स लिखे जाएंगे वो मशीन के कैरेक्टरिस्टिक्स पर डिपेंड नहीं करते, जैसे कि वर्ड लेंथ। यानी कोई मशीन है जो वर्ड्स की पर्टिकुलर लेंथ तक जो है वो काम करती है, तो ये उस मशीन पर डिपेंड नहीं करती। यानी वर्ड की लेंथ जितनी भी हो ये लैंग्वेज जो है यूज़ की जा सकती है किसी भी मशीन पर। कुछ फीचर्स हैं इसके, ये मशीन इंडिपेंडेंट होती है, ऑब्वियसली हम पहले डिस्कस कर चुके हैं अभी। इट यूजेस आइटरेटिव डिज़ाइन मेथोडोलॉजी एंड इजी एक्सटेंसिबिलिटी। इसमें सिस्टम को डिज़ाइन करने की मेथोडोलॉजी काफ़ी अच्छी होती है इस लैंग्वेज में। इट अलाउज अपडेटिंग द प्रोग्राम्स डायनेमिकली। प्रोग्राम्स को डायनेमिकली अपडेट जो है वो आप इजीली कर सकते हैं इस लैंग्वेज में। ऑब्वियसली जिस तरह हम प्रोग्राम सॉफ्टवेयर बनाया है किसी मशीन को कंट्रोल करने के लिए या उसके बिहेवियर को कंट्रोल करने के लिए, तो इट मीन्स कि वो जो सॉफ्टवेयर है उस मशीन के हर तरह के बिहेवियर को कंट्रोल कर सकता है। और हमने अगर उस मशीन के बिहेवियर में कुछ अपडेट करना है तो इस लैंग्वेज के थ्रू इजीली किया जा सकता है। It provides high-level debugging. It provides advanced object-oriented programming. It provides a convenient macro system. It provides wide-ranging data types like object structures, list, vectors, adjustable arrays, hash tables and symbols. ये सब डाटा टाइप्स जो है इस लैंग्वेज का हिस्सा है। जिस तरह हम आम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में कुछ डाटा टाइप्स होती हैं, इस तरह लिस्ट की भी ये कुछ डाटा टाइप्स हैं। इट इज़ एक्सप्रेशन बेस्ड, यानी ये लैंग्वेज एक्सप्रेशन बेस्ड है। It provides an object-oriented condition system. It provides a complete I/O library. It provides extensive control structures. In short, ये सारे फीचर्स जो भी डिस्कस किए हमने, इन तमाम फीचर्स से हमें ये पता चलता है कि जो लिस्ट लैंग्वेज है ये बेसिकली हर तरह के बिहेवियर को जो भी एक मशीन में हो सकता है या हम ऐड कर सकते हैं ह्यूमन इंटेलिजेंस की बेस पर, वो इस लैंग्वेज में मैनेज या डेवलप किया जा सकता है। कुछ एप्लीकेशन हैं ये जो लिस्ट लैंग्वेज में डेवलप हुई हैं, उनके नेम है। AI क्लासिकल सिस्टम्स क्या होते हैं? सिंबॉलिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या क्लासिकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज अ ब्रांच ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च दैट कंसर्न्स इटसेल्फ विद अटेम्प्टिंग टू एक्सप्लिसिटली रिप्रेजेंट ह्यूमन नॉलेज इन अ डेक्लरेटिव फॉर्म। ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ऐसी ब्रांच है जिसमें हम ह्यूमन नॉलेज को एक डेक्लरेटिव फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यानी जो ह्यूमन नॉलेज रखता है उससे इट मीन्स के फैक्ट्स और रूल्स जो ह्यूमन बीइंग्स फॉलो करते हैं और जो उनकी नॉलेज का हिस्सा होते हैं, उन सब को जो है हम इसमें
शामिल कर सकते हैं, इस पर अगर वर्क कर रहे हैं तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, तो सॉरी सिंबॉलिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। आगे है तो एक टर्म है जनरल प्रॉब्लम सॉल्वर, जीपीएस। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि हर्बर्ट सिमोन, जेसी शॉ, एलन न्यूवेल ने प्रपोज किया था। ये पहला वो यूजफुल कंप्यूटर प्रोग्राम है जो कि एग्जिस्टेंस में आया, और इसे बनाने का जो पर्पस है वो ये था कि ये यूनिवर्सली प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके। यूनिवर्सली प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने से मुराद ये है कि हर तरह की प्रॉब्लम जो है ये सॉल्व कर सके, जिस तरह इसका नाम ही सजेस्ट कर रहा है, जनरल प्रॉब्लम सॉल्वर, यानी जनरली यूनिवर्सली हर टाइप की प्रॉब्लम इस मशीन के जरिए सॉल्व की जा सके। सॉल्व ऑल प्रॉब्लम इन द सेम बेस एल्गोरिथम फॉर एवरी प्रॉब्लम। हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक ही बेस एल्गोरिथम इस्तेमाल करता था, चाहे प्रॉब्लम जिस मर्जी टाइप की हो। एक ही एल्गोरिथम था जो इस मशीन में या इस प्रोग्राम में, सॉफ्टवेयर में, जीपीएस में इंस्टॉल था, और उसी एल्गोरिथम को यूज करके ये उस प्रॉब्लम को सॉल्व करता था। एक्सप्रेस एनी प्रॉब्लम विद अ सेट ऑफ वेल फॉर्म्ड फॉर्मूलाज, यानी फॉर्मूलाज बनाए जाते थे इसमें, और उसकी फॉर्मूलाज की मदद से ही प्रॉब्लम को सॉल्व करता था। जैसा कि इसका नेम जो है हमें ये बता रहा है कि ये जनरली हर तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बनाया गया था। इट वॉज द फर्स्ट यूजफुल कंप्यूटर प्रोग्राम दैट केम इनटू एग्जिस्टेंस इन एआई वर्ल्ड। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में अगर कोई पहला मुफीद कंप्यूटर प्रोग्राम अगर इन्वेंट हुआ तो वो था जीपीएस, क्योंकि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड था। इट कुड ओनली सॉल्व वेल डिफाइंड प्रॉब्लम्स सच एज प्रूविंग मैथमेटिकल थ्योरम्स इन ज्योमेट्री एंड लॉजिक। दुनिया जहाँ के प्रॉब्लम सॉल्व करने से मुराद ये नहीं है कि हर किस्म का जो है प्रॉब्लम्स में सॉल्व हो सके, एक वेल डिफाइंड प्रॉब्लम्स को ये सॉल्व कर सकता था। वेल डिफाइंड प्रॉब्लम्स कौन से होते हैं? जैसे कि मैथमेटिकल थ्योरम्स, ज्योमेट्री के, और इस तरह की लॉजिक्स, ठीक है, जो वेल डिफाइंड है, जो कि साइंस से डिफाइन की गई है कि ये एक्चुअली एग्जिस्ट करती हैं, उन प्रॉब्लम्स को ये सॉल्व करता था। मतलब हमारी डेली लाइफ के प्रॉब्लम्स को नहीं, स्टडी वाइज जो मैथमेटिकल इश्यूज है उन्हें सॉल्व करता था। कैलकुलेटर लाइक मशीन। इट कुड आल्सो सॉल्व वर्ड पजल एंड प्ले चेस। इसके अलावा पजल्स और चेस जैसी गेम्स भी ये सॉल्व कर सकता था। The reason was that these problems could be formalized to a reasonable extent. In this way, it solves the problem. ये 3 स्टेप्स को फॉलो करता है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। सबसे पहले एक गोल डिफाइन करता है, कुछ प्री कंडीशंस डिफाइन करता है, और उसके बाद ऑपरेटर्स डिफाइन करता है। लेट्स से आवर गोल इज टू गेट सम चॉकलेट फ्रॉम द ग्रोसरी स्टोर। हम एक एग्जांपल के तौर पे लेते हैं, इसको समझने के लिए हम ये कहते हैं कि हमारा गोल ये है कि हम एक ग्रोसरी स्टोर पर जाकर कुछ चॉकलेट्स परचेज करना चाहते हैं। इसके लिए कुछ प्री कंडीशंस ही सिस्टम डिफाइन करेगा, गोल्स के रेफरेंस के मुताबिक ही प्री कंडीशंस होंगी। To get chocolates from the grocery store, we need to have a mode of transportation and the grocery store should have chocolates available. दो चीज़ें इस प्रॉब्लम के लिए रिक्वायर्ड हैं, यानी प्री कंडीशंस, कि एक तो हमारे पास ग्रोसरी स्टोर तक जाने की कोई ना कोई ट्रांसपोर्टेशन हो, और सेकेंडली ग्रोसरी स्टोर पर चॉकलेट्स अवेलेबल हो। उसके बाद ये ऑपरेटर्स डिफाइन करता है। इफ माई मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इज अ कार एंड इफ द कार इज लो इन ऑन फ्यूल, देन वी नीड टू इंश्योर दैट वी कैन पे द फ्यूलिंग स्टेशन। We need to ensure that we can pay for the chocolates at the store. अब ऑपरेटर्स यहाँ पे क्या है, कुछ प्री कंडीशन के साथ ही कुछ चीज़ें लिंक्ड हैं, जैसे कि अगर मैं एक कार के थ्रू जाना चाहता हूँ ग्रोसरी स्टोर पे, तो पहले मुझे ये कंफर्म होना चाहिए कि कार का फ्यूल लो तो नहीं, और अगर है तो क्या मैं उन्हीं पैसों में से फ्यूलिंग स्टेशन को पे कर सकता हूँ फ्यूल के लिए, और फिर बाद में चॉकलेट्स भी परचेज कर सकूँ उसी पैसों से। GPS will work as long as you can frame the problem like above. तो जिस तरह ये प्रॉब्लम आपको एक फ्रेम की कि ये सिर्फ एक जनरल एग्जांपल दी है, इस टाइप की प्रॉब्लम्स नहीं ये सॉल्व करता। तो अगर आपने किसी प्रॉब्लम को इस फॉर्म में फ्रेम किया हुआ, तो इट मीन्स आप ये जीपीएस जो है इजीली इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकेगा। द कंस्ट्रेंट इज दैट इट यूजेस अ सर्च प्रोसेस टू परफॉर्म इट्स जॉब। लेकिन जीपीएस में एक कंस्ट्रेंट है, कंस्ट्रेंट कहते हैं रूल को, एक लिमिट को, और वो ये है कि ये प्रॉब्लम को सॉल्व करता है सर्च प्रोसेस के थ्रू।
which is way too computationally complex and time consuming for any meaningful real world application. ये सर्च प्रोसेस क्या होता है ये हम आगे जो है लेक्चर्स में डिटेल में देखेंगे. जीपीएस के रूल्स हैं. ट्रांसफॉर्म वन ऑब्जेक्ट इनटू अनदर. ये किसी एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर कर सकता है. रिड्यूस द डिफरेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स. दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान में जो डिफरेंस है उसे रिड्यूस कर सकता है. एंड अप्लाई द ऑपरेटर. नेक्स्ट सिंपल सर्च. जो पीछे सर्च प्रोसेस की बात की एक्चुअली वो सिंपल सर्च है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कुछ सर्चिंग टेक्निक्स हम यूज़ करते हैं. ये सर्चिंग टेक्निक्स बेसिकली यूनिवर्सल प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड्स होती हैं. यानी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कहीं ना कहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन सर्चिंग टेक्निक्स को यूज़ करता ही करता है. Rational agents or problem-solving agents in AI mostly use these such strategies or algorithms to solve a specific problem and provide the best result. Problem-solving agents are the goal-based agents and use atomic representation. In this topic, we will learn various problem-solving search algorithms. Search algorithm technologies. Searching is a step-by-step procedure to solve a search problem in a given search space. किसी भी प्रॉब्लम को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने के प्रोसेस को हम सर्चिंग कहते हैं. सर्च प्रॉब्लम में 3 फैक्टर्स होते हैं. एक सर्च स्पेस होती है. सर्च स्पेस क्या होती है? रिप्रेजेंट्स अ सेट ऑफ पॉसिबल सॉल्यूशंस व्हिच अ सिस्टम में हैव. किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्व करने पर सिस्टम जो पॉसिबल सॉल्यूशन दे सकता है हमें, उन सॉल्यूशंस को हम कहते हैं सर्च स्पेस. फिर एक स्टार्ट स्टेट होती है जो हमें ये बताती है कि सर्चिंग का प्रोसेस यहाँ से हमने स्टार्ट करना है. और गोल स्टेट वो होती है जिसको हम ये कहते हैं कि यहाँ पर हमने यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक हमने पहुँचना है. ठीक है. यानी जहाँ से जिस पॉइंट से हमने स्टार्ट किया वो स्टार्ट स्टेट है, और जहाँ तक हमने पहुँचना है गोल अचीव करने के लिए वो गोल टेस्ट है. उसके बाद वो गोल स्टेट है. जिस स्टेट तक हम पहुंचे हैं उसको टेस्ट करने के लिए जो टर्म यूज होती है वो है गोल टेस्ट. ये एक ऐसा फंक्शन है जो ये चेक करता है कि क्या हमारी गोल स्टेट अचीव हो गई है या नहीं. इसके अलावा सर्च ट्रीज यूज करते हैं हम. ट्री इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ सर्च प्रॉब्लम. किसी भी सर्च प्रॉब्लम को अगर मैं ट्री की फॉर्म में रिप्रेजेंट करूं, ट्रीज क्या होते हैं ये डाटा स्ट्रक्चर्स में ऑलरेडी आपने पढ़ा होगा. उन्हें हम सर्च ट्रीज कहते हैं. उस सर्च ट्री का जो रूट नोड होता है उसे जो रूट होती है जहाँ से स्टार्ट हो रहा है उसे रूट नोड कहते हैं. जो कि हमारी प्रॉब्लम्स की ज़बान में अगर कहा जाए तो उसे इनिशियल स्टेट कहते हैं या स्टार्ट स्टेट कहते हैं, जहाँ से हमने सर्चिंग स्टार्ट करनी है. एक्शंस. इट गिव्स द डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑल द अवेलेबल एक्शंस टू द एजेंट. यानी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए एजेंट या यूज़र जो भी एक्शन परफॉर्म कर सकता है ये उनकी डिस्क्रिप्शन को शो करता है. ट्रांजिशन मॉडल. अ डिस्क्रिप्शन ऑफ व्हाट ईच एक्शन डू. हर एक्शन क्या परफॉर्म कर रहा है यानी उससे क्या हमें आउटपुट मिलेगी, ये ट्रांजिशन मॉडल इस चीज़ को डिस्क्राइब करता है. पाथ कॉस्ट. इट इज़ अ फंक्शन विच असाइंस अ न्यूमेरिक कॉस्ट टू ईच पाथ. हर पाथ को एक न्यूमेरिक कॉस्ट असाइन कर दी जाती है. उस कॉस्ट की बेस पर जो है ये वर्किंग होती है. सोल्यूशन हमारा स्टार्ट नोड से गोल नोड तक पहुंचने का प्रोसेस होता है. और ऑप्टिमल सोल्यूशन क्या है? हमें लोएस्ट कॉस्ट पे सोल्यूशन, एक अच्छा सोल्यूशन मिल जाए, इसे हम ऑप्टिमल सोल्यूशन कहते हैं. यानी कम से कम प्राइस पे एक अच्छा सोल्यूशन अगर मुझे मिल रहा है तो वो ऑप्टिमल सोल्यूशन है. सर्च एल्गोरिथम्स की कुछ प्रॉपर्टीज हैं. कंप्लीटनेस. सर्च एल्गोरिथम जो है वो कंप्लीट होना चाहिए. अगर ये गारंटी दे रहा है कि आपका जो सोल्यूशन है वो किसी भी रैंडम इनपुट पर एटलीस्ट कोई भी सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो इसका मतलब सर्च एल्गोरिथम कंप्लीट है. वो आपको कुछ ना कुछ आउटपुट दे रहा है. ऑप्टिमैलिटी.
If a solution found for an algorithm is guaranteed to be the best solution, जैसे पीछे हमने बात की ऑप्टिमल सोल्यूशन की, ये वही चीज़ है प्रॉपर्टी एक सर्च एल्गोरिथम की के लोएस्ट पाथ कॉस्ट पर अगर एक गारंटी मिल रही है कि अच्छा सोल्यूशन आपको मिलेगा ही मिलेगा, तो इसका मतलब ये है कि ऑप्टिमैलिटी उस एल्गोरिथम में है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, किसी भी एल्गोरिथम को उसका टास्क कंप्लीट करने के लिए जो टाइम चाहिए होता है, उसकी मेजरमेंट को हम कहते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। यानी एक एल्गोरिथम कोई भी टास्क पूरा कितने टाइम में करता है। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, maximum storage space required at any point during the search as the complexity of the algorithm। किसी भी एल्गोरिथम को कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोरेज स्पेस कितनी मिली है, उसे हम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कहते हैं। एक एल्गोरिथम जो टाइम भी कम ले रहा है, मेमोरी में स्पेस भी कम ले रहा है और आपको सोल्यूशन भी अच्छा प्रोवाइड कर रहा है, तो ऐसे सोल्यूशन को, ऐसे एल्गोरिथम को हम एक अच्छा एल्गोरिथम कहते हैं। टाइप्स ऑफ सर्च एल्गोरिथम्स। सर्च प्रॉब्लम की बेस पर सर्च एल्गोरिथम दो तरह के होते हैं, अनइनफॉर्म्ड सर्च और इन्फॉर्म्ड सर्च। अनइनफॉर्म्ड में ब्रेथ फर्स्ट सर्च, यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च, डेप्थ फर्स्ट सर्च, डेप्थ लिमिटेड सर्च, ये सारी टेक्निक्स आती हैं। और इन्फॉर्म सर्च में बेस्ट फर्स्ट सर्च, ए स्टार सर्च, ये सब हम डिटेल में जो है अगले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। अनइनफॉर्म्ड सर्च क्या होती है? ऐसी सर्च जिसमें डोमेन नॉलेज नहीं है, यानी कि आप वर्किंग तो कर रहे हैं लेकिन आपको ये नहीं पता कि आपने किस डायरेक्शन में मूव करना है गोल को अचीव करने के लिए। It operates in a brute force way as it only includes information about how to traverse the tree and how to identify leaf and goal nodes। जिस तरह हम एक ट्री की ट्रेवर्सिंग करते हैं, उसमें लीफ नोड्स और गोल नोड्स को आइडेंटिफाई करते हैं, ये उस टाइप की एक सर्च है। हमें सर्च स्पेस की कोई नॉलेज नहीं होती इसमें, हम उसके बिना ही अपनी वर्किंग कर रहे हैं। हमें इनिशियल स्टेट नहीं पता, और अगर पता तो हमें गोल स्टेट नहीं पता, इसीलिए इसे ब्लाइंड सर्च भी कहते हैं। ये हमारे ग्राफ के ट्री के हर नोड को एग्जामिन करता है, कब तक? जब तक गोल नोड उसे मिल नहीं जाता, यानी कि पूरे ट्री में ट्रेवल करेगा और जब तक गोल नोड नहीं मिलता तब तक जो है ये वर्किंग नहीं रुकेगा। इसकी 5 बेसिक टाइप्स में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, ब्रेथ फर्स्ट सर्च, यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च, डेप्थ फर्स्ट सर्च, आइटरेटिव डीपनिंग डेप्थ फर्स्ट सर्च, बाई डायरेक्शनल सर्च। और इन्फॉर्म सर्च वो होती है जिसमें डोमेन नॉलेज होती है, यानी हमें स्टार्ट स्टेट का भी पता है, हमें गोल स्टेट का भी पता है, हमें सोल्यूशन भी पता है, और बस हम उसे प्रूव कर रहे हैं कि वो सही है। इसीलिए हम इसे ह्यूरिस्टिक सर्च भी बोलते हैं। ह्यूरिस्टिक सर्च क्या है? बेसिकली ह्यूरिस्टिक इज अ वे व्हिच माइट नॉट ऑलवेज बी गारंटीड फॉर बेस्ट सॉल्यूशंस बट गारंटीड टू फाइंड अ गुड सॉल्यूशन इन रीजनेबल टाइम। ह्यूरिस्टिक का मतलब ये है कि ये टेक्निक इस बात की गारंटी नहीं देती कि आपका सोल्यूशन जो है ये देगी वो बेस्ट सोल्यूशन होगा, लेकिन हाँ इस चीज़ की गारंटी जरूर देती है कि रीजनेबल टाइम के अंदर एक अच्छा सोल्यूशन आपको जरूर दे देगा। हो सकता है उससे अच्छा भी कोई हो लेकिन रीजनेबल टाइम ना हो, लेकिन ह्यूरिस्टिक सर्च आपको एक रीजनेबल टाइम में एक अच्छा सोल्यूशन दे देती है। इन्फॉर्म सर्चेज जो है ये कम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकती हैं जो कि किसी और फॉर्म में सॉल्व नहीं की जा सकती, वो इन्फॉर्म सर्च सॉल्व कर देती है। जैसे कि ट्रैवलिंग सेल्समैन की प्रॉब्लम है, ग्रीडी सर्च है, एस्टेरिक सर्च है, ये भी हम आगे जाके लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। आगे आता है मीन्स एंड एनालिसिस। मीन्स एंड एनालिसिस इज अ प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक यूज्ड इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर लिमिटिंग सर्च इन एआई प्लेटफॉर्म्स। हम सर्चिंग टेक्निक्स को लिमिट करने के लिए एक टेक्निक है जिसको मीन्स एंड एनालिसिस टेक्निक बोलते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ये यूज़ होती है। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड सर्च टेक्निक। यानी बैकवर्ड और फॉरवर्ड क्या होती है, यानी रूट नोड से आप गोल नोड तक गए हैं तो ये फॉरवर्ड सर्चिंग है, गोल से दोबारा आप स्टार्ट इनिशियल स्टेट पे आए हैं तो ये बैकवर्ड सर्चिंग। ये मीन्स एंड एनालिसिस इन दोनों टेक्निक्स का मिक्सचर होती है।
The MEA means and analysis technique was first introduced in 1961 by Alan Newell and Herbert A. Simon in their problem-solving computer program, which was named as GPS General Problem Solver. यानी कि पीछे जो हमने GPS पढ़ा जनरल प्रॉब्लम सॉल्वर, उसको बनाते हुए 1961 में ये टेक्निक भी साथ उन्होंने जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई थी. मीन्स एंड एनालिसिस process centered on the evaluation of the difference between the current state and the goal state. ये टेक्निक बेसिकली करती क्या है, करंट स्टेट और गोल स्टेट में डिफरेंस को मेजर करती है, इवेल्युएट करती है. यानी आप करंटली किस स्टेट में और उस स्टेट से गोल स्टेट तक जाने के लिए कितना आपको टाइम लगेगा. मीन्स एंड एनालिसिस काम किस तरह करती है. द मीन्स एंड एनालिसिस प्रोसेस कैन बी अप्लाइड रिकर्सिवली फॉर अ प्रॉब्लम. इट इज अ स्ट्रेटजी टू कंट्रोल search in problem solving. Following are the main steps which describe the working of this technique. First, evaluate the difference between initial and final state. पहला स्टेप काम जो ये करती है मीन्स एंड एनालिसिस, इनिशियल और फाइनल स्टेट में डिफरेंस एवेल्युएट करती है. सेलेक्ट द वेरियस ऑपरेटर्स व्हिच कैन बी अप्लाइड फॉर ईच डिफरेंस. जब डिफरेंस हमें मिल गया तो उस डिफरेंस पर अप्लाई होने के लिए ऑपरेटर्स जो है ये सिलेक्ट करती है किन ऑपरेटर्स को अप्लाई करके आप डिफरेंस प्रोसेसिंग कर सकते हैं, और फिर उन ऑपरेटर्स को अप्लाई करके डिफरेंस पे जो कि डिफरेंस, और वो ऑपरेटर्स बेसिकली उस डिफरेंस को रिड्यूस करते हैं. जब डिफरेंस रिड्यूस हो गया इसका मतलब ये कि आपने फाइनल स्टेट या गोल स्टेट अचीव कर ली है. ऑपरेटर्स ऑफ गोलिंग. द मीन्स एंड एनालिसिस प्रोसेस we detect the difference between the current state and the goal state. Once these differences occur, then we can apply an operator to reduce the differences. But sometimes it is possible that an operator cannot be applied to the current state. So we create a sub-problem of the current state in which operator can be applied. Such type of backward chaining in which operator is selected and then sub-goals are set up to establish the preconditions of the operator is called operator sub-goaling. ये एक टर्म है जो मीन्स एंड एनालिसिस में यूज होती है. अब मीन्स एंड एनालिसिस में हमने देखा है कि करंट और गोल स्टेट में डिफरेंस फाइंड होता है. तो जैसे भी डिफरेंस अगर होता है तो हम ऑपरेटर अप्लाई कर सकते हैं ताकि वो डिफरेंस रिड्यूस हो जाए और हमें गोल स्टेट हमारी मिल जाए. अब कुछ डिफरेंसेस या कुछ स्टेट्स ऐसी होती हैं जिन पर आप कोई भी ऑपरेटर अप्लाई नहीं कर सकते. तो ऐसे में हम इस मसले को कैसे हल करते हैं, हम उस स्टेट को मजीद डिवाइड कर देते हैं सब प्रॉब्लम में, और फिर उन सब प्रॉब्लम्स पर हम अप्लाई करते हैं ऑपरेटर्स. इसे हम कहते हैं ऑपरेटर सब गोलिंग. मीन्स एंड एनालिसिस का एल्गोरिथम यानी किस तरह से स्टेप बाय स्टेप ये वर्किंग करता है. स्टेप 1, कंपेयर करंट टू गोल. इफ देयर आर नो डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम, रिटर्न सक्सेस एंड एग्जिट. सबसे पहला स्टेप पीछे मैंने क्या बताया था कि डिफरेंस फाइंड किया जाता है करंट स्टेट और गोल स्टेट में. तो सबसे पहले हम करंट और गोल स्टेट को कंपेयर करेंगे. एल्गोरिथम भी यही काम करता है. अगर कोई डिफरेंस उससे नहीं मिलता तो सक्सेसफुली एल्गोरिथम खत्म हो जाएगा, हमारा काम हो गया. कोई डिफरेंस है ही नहीं तो मतलब गोल हमें अचीव हो गया. लेकिन अगर डिफरेंस है तो स्टेप 2 पे जाना है. सिलेक्ट द मोस्ट सिग्निफिकेंट डिफरेंस एंड रिड्यूस इट बाय डूइंग द फॉलोइंग स्टेप्स अंटिल द सक्सेस और फेलियर अकर्स. जब आपको एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस मिल जाए दो करंट और गोल स्टेट के दरमियान, तो उसे रिड्यूस करने के लिए आप ये वाले स्टेप्स परफॉर्म करेंगे. सिलेक्ट अ न्यू ऑपरेटर, लेट्स से O, which is applicable for the current difference, and if there is no such operator then signal failure. करंट स्टेट डिफरेंस को रिड्यूस करने के लिए एक ऑपरेटर फाइंड करें, उस ऑपरेटर को अप्लाई कर दें. अगर ऑपरेटर नहीं मिलता इसका मतलब ये है कि कोई फेलियर अगर होगा क्योंकि ऑपरेटर मिल नहीं रहा आपको उसके लिए, और उसके लिए फिर आगे वही है कि उसको सब गोलिंग में डिवाइड कर दें ताकि ऑपरेटर मिल सके हमें. Attempt to apply operator O to current. Make a description of two states. O start, a state in which O's preconditions are satisfied. O result, the state that would result if O any operator were applied in O start. ऑपरेटर करंट स्टेट पर अप्लाई करें. अगर ऑपरेटर मिल जाता है आपको तो उसके बाद दोनों स्टेट्स का डिस्क्रिप्शन जो है वो चेक करें ऑपरेटर अप्लाई करने के लिए. जिस स्टेट पर आपने ऑपरेटर अप्लाई कर दिया उसको कह दें O स्टार्ट, जो भी ऑपरेटर का नाम है, और दूसरा जब उससे रिजल्ट मिल जाए आपको उसे O रिजल्ट कह दिया.
जो एल्गोरिथम पूरा डिफाइन किया है मैंने सिंपल प्रॉब्लम्स के लिए, ये कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स में बहुत ज़्यादा एफिशिएंटली वर्क नहीं करेगा। एग्जांपल्स लेते हैं, आपको एल्गोरिथम इस एग्जांपल से ज़्यादा इजीली समझ आ जाएगा। लेट्स टेक एन एग्जांपल वेयर वी नो द इनिशियल स्टेट and goal state as given below. In this problem, we need to get the goal state by finding differences between the initial state and the goal state and applying operators. ये हमारे पास इनिशियल स्टेट है जिसमें कुछ इस तरह की शेप बनी हुई है, और ये गोल स्टेट है, यानी हमने इस तरह की गोल स्टेट अचीव करनी, इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सोल्यूशन इसका क्या होगा? To solve the above problem, we will first find the difference between the initial state and goal states. For each difference, we will generate a new state and will apply the operators. The operators we have for this problem are, दोनों का डिफरेंस फाइंड करें, क्लियरली ऑब्जर्व करें, देखें डिफरेंस क्या है दोनों में। डिफरेंस ये है कि गोल स्टेट में यहाँ पर इस सर्कल के अंदर मजीद कोई और शेप नहीं है, और यहाँ ऊपर डॉट की बजाय ये वाली शेप है। हर डिफरेंस के लिए एक अलग स्टेट बनाएं और उस पर ऑपरेटर अप्लाई करें। हमारे पास ये ऑपरेटर मूव, डिलीट और एक्सपैंड इस स्टेट के लिए, यानी इस प्रॉब्लम के लिए। इवैल्यूएटिंग द इनिशियल स्टेट, हमने इनिशियल स्टेट जो है वो इवैल्यूएट की, डिफरेंस फाइंड किया, तो हमने देखा कि ये वाली जो चीज़ है, ये जो मेरे जो माउस कर्सर है, उस कर्सर को फॉलो करें, आपको समझ में आ जाएगा। ये जो ब्लैक डॉट है, ये शेप हमें नहीं रिक्वायर्ड गोल स्टेट में, तो हम क्या करेंगे, हम इस पर डिलीट का ऑपरेटर अप्लाई करेंगे और इसे डिलीट करेंगे। ठीक है, डिलीट ऑपरेटर अप्लाई करने के बाद हमने ये ऑब्जर्व किया कि ये वाली जो शेप है जो सर्कल के अंदर है, ये सर्कल के बाहर बेसिकली हमें रिक्वायर्ड है, तो इसको हम मूव करेंगे, मूव ऑपरेटर अप्लाई करके। उसके बाद हमने ये ऑब्जर्व किया था कि ये जो बाहर वाली शेप हमने मूव कर दी है, ये एक्चुअली साइज में थोड़ी बड़ी है, तो हम इस पर एक्सपैंड ऑपरेटर अप्लाई करके थोड़ा सा एक्सपैंड करेंगे और ये हमें गोल स्टेट अचीव हो गई। ये बेसिकली प्रोसेस है मीन्स एंड एनालिसिस का। लास्ट पे एलिजा is a early natural language processing computer program created in 1964 to 1966 at the MIT Artificial Intelligence Laboratory by Joseph. Created to demonstrate the superficiality between humans and machines, ELIZA simulated conversation by using a pattern matching and substitution methodology that gave users an illusion of understanding on the part of the program but had no built-in framework of contextualizing events. Directives on how to interact were provided by scripts written originally in MADLib, which allowed ELIZA to process user inputs and engage in discourse following the rules and directions of the script. ELIZA was one of the first chatterbots and one of the first programs capable of attempting the Turing test. iPhones अक्सर लोग यूज़ करते हैं आजकल। iPhone में एक फीचर है Siri का, जिसका काम क्या है वो हम सब उससे वाकिफ़ हैं। मैं उस फ़ोन को Siri का फंक्शन प्रोग्राम यूज़ करके या फंक्शन यूज़ करके कोई इंस्ट्रक्शन देता हूँ उस फ़ोन को बोल के। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ Siri कॉल अली, तो वो जो फंक्शन है वो क्या करता है, वो प्रोग्राम मेरी कॉन्टैक्ट लिस्ट में से अली नाम का कॉन्टैक्ट सर्च करता है और उसे खुद ब खुद कॉल मिला देता है। ठीक है, तो यानी मैं उससे कन्वर्सेशन कर रहा हूँ उस मशीन से। इसी तरह से पुराने वक्तों में ये 1964 में पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड जो ह्यूमन और मशीन के दरमियान में कन्वर्सेशन का एक प्रोसेस था, वो एलिजा के नाम से क्रिएट किया गया था। ये इसकी कन्वर्सेशन है, एग्जांपल है। इस सॉफ्टवेयर में, इस प्रोग्राम में कुछ स्क्रिप्ट जो है वो स्टोर करवाए गए थे। वो जो स्क्रिप्ट थे, एलिजा क्या करता था, मैं जो भी बोलता हूँ या जो भी मैंने मशीन को इनपुट के तौर पर दिया, वो उसको उस स्क्रिप्ट के साथ मैच करता था। पैटर्न मैचिंग होती थी और पैटर्न मैचिंग के बाद जो है वो प्रोसेस पूरा होता था। जैसे आपने एलिजा को क्वेश्चन किया, इज समथिंग ट्रबलिंग यू, तो उसने एलिजा ने आपसे क्वेश्चन किया और आपने उससे कोई जवाब दिया, उसने आगे फिर उसके अगेंस्ट कोई जवाब दिया। जिस तरह हम नॉर्मल कन्वर्सेशन करते हैं ह्यूमन टू ह्यूमन, तो इसी तरह से मशीन के साथ भी कन्वर्सेशन की जाती है। पीछे एक वर्ड यूज हुआ था, ट्यूरिंग टेस्ट। ट्यूरिंग टेस्ट इज अ मेथड ऑफ inquiry in artificial intelligence for determining whether or not a computer is capable of thinking like a human being.
ट्यूरिंग टेस्ट एक टेस्ट है जो कि इंक्वायरी करता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कि चेक कर सके कि मशीन या कंप्यूटर जो है वो ह्यूमन बीइंग की तरह थिंकिंग कर सकता है या नहीं कर सकता। यानी मैंने एक मशीन बना दी और मशीन बना के मैं टेस्ट करना चाहता हूँ कि क्या वो मेरी उम्मीदों पर पूरी उतरी है, यानी मशीन बिल्कुल ह्यूमन लाइक एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रही है नहीं, तो उसके लिए जो है वो ट्यूरिंग टेस्ट वैलिड है। इस टेस्ट को जो इन्वेंट किया था वो एलन ट्यूरिंग साइंटिस्ट ने किया था और ये उसके नाम के बाद ही इसे ट्यूरिंग टेस्ट कहा जाता है। ये इंग्लिश कंप्यूटर साइंटिस्ट था, मैथमेटिशियन था और थ्योरेटिकल बायोलॉजिस्ट था। Turing test developed by Alan Turing in 1950 is a test of a machine's ability to exhibit intelligent behavior equivalent to or indistinguishable form that of a human. ट्यूरिंग टेस्ट 1950 में एलन ट्यूरिंग ने डेवलप किया और ये टेस्ट मशीन की एबिलिटी को टेस्ट करता था कि क्या ये ह्यूमन लाइक एक्टिविटीज परफॉर्म कर सकती है या नहीं कर सकती। ट्यूरिंग proposed that a human evaluator would judge natural language conversation between a human and a machine designed to generate human like रिस्पॉन्सेस। जिस तरह हम एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, हम ह्यूमन बींग्स, हम कोई लैंग्वेज यूज़ करते हैं, मैं किसी लैंग्वेज में आपसे क्वेश्चन करता हूँ, आप किसी लैंग्वेज में मुझे उसका रिस्पॉन्स करते हैं, हम दोनों एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर रहे हैं हमारी लैंग्वेज को। इसी तरह ह्यूमन बींग अगर मशीन के साथ कम्युनिकेट कर रहा है तो वो उसे किस तरह अंडरस्टैंड करेगा? नेचुरल लैंग्वेज के ज़रिए। नेचुरल लैंग्वेज वो आम ज़बान है जिसके साथ मैं एक दूसरे ह्यूमन बींग के साथ कम्युनिकेट कर सकता हूँ। कंप्यूटर की ज़बान में हम उसे नेचुरल लैंग्वेज कहते हैं। तो ट्यूरिंग टेस्ट जो है ये उस नेचुरल लैंग्वेज को प्रोसेस करता था और पैटर्न्स की बेस पर उसे चेक करता था। पैटर्न मैचिंग क्या होती है, टर्म पीछे हम यूज़ कर रहे हैं काफ़ी। कंप्यूटर साइंस में प्रोसेस ऑफ चेकिंग एंड लोकेटिंग स्पेसिफिक सीक्वेंसेस ऑफ डाटा ऑफ सम पैटर्न अमंग न्यू रॉ डाटा और अ सीक्वेंस ऑफ टोकन्स। पैटर्न्स को मैच किया जाता है, यानी पहले से, क्योंकि इस तरह एक छोटे बच्चे को हम ABC लिखना सिखाते हैं और वो पैटर्न्स पर हम मैच करवाते हैं, डॉट वाली ABC पहले उसे लिखवाते हैं, फिर उन पैटर्न्स को मैच करके लिखना सीखता है। तो इसी तरह से मशीन को भी हम पैटर्न्स देते हैं इनपुट के तौर पे और वो हमारे इनपुट को उन पैटर्न्स के साथ मैच करती है। फिर अगर तो वो पैटर्न से मैच हो जाती है तो उसे समझ में आ जाता है कि ये इसका ये मतलब है इस बात का। तो सेम ये पैटर्न मैचिंग यही टेक्निक जो है वो कंप्यूटर यूज़ करता है। रूल बेस्ड ट्रांसलेटर्स हैं, RBMT, classical approach of MT, machine translation systems। मशीन जिस तरह ह्यूमन बींग्स एक दूसरे की लैंग्वेज को ट्रांसलेट कर सकते हैं, इसी तरह मशीन्स भी ट्रांसलेट करनी चाहिए, मशीन्स को भी ट्रांसलेट करना चाहिए लैंग्वेजेस को। इसमें डिफरेंट डिक्शनरीज और ग्रामर्स हम मशीन को देते हैं सिमेंटिक्स के तौर पर। ये उन्हें जो है कह लें कि स्टैंडर्ड के तौर पर रखती है और हमारे इनपुट को उन चीज़ों के साथ मैच करती है। उसे हम रूल बेस्ड ट्रांसलेटर्स कहते हैं। सबसे पहला रूल बेस्ड ट्रांसमीटर या मशीन ट्रांसलेशन जो है वो 1970s में डेवलप हुई थी और उसके कुछ स्टेप्स नीचे लिखे हुए हैं। इसके अलावा कुछ एग्जांपल्स हैं जो कॉमन RBMT सिस्टम्स हैं, वो अपर्टियम और ग्रैंड ट्रेंस। टाइप्स इसकी 3 है। डायरेक्ट सिस्टम्स, डिक्शनरी बेस्ड मशीन ट्रांसलेशन, मैप इनपुट टू आउटपुट विद बेसिक रूल्स, यानी डिक्शनरी दी हुई है और डायरेक्टली उस डिक्शनरी के साथ मैच करके आपको आउटपुट देगा। ट्रांसफर RBMT सिस्टम्स, ये ट्रांसफर बेस्ड मशीन ट्रांसलेशन होती है, एम्प्लॉय मॉर्फोलॉजिकल एंड सिंटैक्टिकल एनालिसिस। इसमें प्रोसेसिंग जो है पूरी होती है और प्रोसेसिंग के बाद आपको कोई ना कोई आउटपुट मिलती है। इंटरलिंगुअल RBMT सिस्टम्स यूज एन एब्स्ट्रैक्ट मीनिंग, यानी हर वर्ड का एक मीनिंग जो डिफाइन किया जाता है, उसके बाद ये अंडरस्टैंडिंग उसमें होती है मशीन में और फिर ट्रांसलेशन होती है। बेसिक प्रिंसिपल्स based on linking the structure of the given input sequence with the structure of the demanded output sentence। हम कुछ इनपुट सेंटेंस देते हैं और मशीन में ऑलरेडी एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है प्रोसेस करने का, उसके साथ मैच होता है और हमें आउटपुट जो है वो हमारी डिमांड के मुताबिक मिलती है। जैसे फॉर एग्जांपल, अ गर्ल ईट्स एन एप्पल, ये सोर्स लैंग्वेज है इंग्लिश। डिमांडेड टारगेट लैंग्वेज हम चाहते हैं इसी सेंटेंस को जर्मन में ट्रांसलेट कर दिया जाए। Minimally, to get a German translation of this English sentence, one needs a dictionary that will map each English word to an appropriate German word, rules representing regular English sentence structure, rules representing
regular German sentence structure, and finally we need rules according to which one can relate these two structures together. अब इस काम को पूरा करने के लिए, इस इंग्लिश सेंटेंस को जर्मन सेंटेंस में कन्वर्ट करने के लिए हम कॉमनली हम ह्यूमन बींग्स को क्या चीज़ें चाहिए? एक ऐसी डिक्शनरी जो कि इंग्लिश वर्ड को जर्मन में ट्रांसलेट कर सकें, कन्वर्ट कर सकें, फिर कुछ रूल्स जो कि इंग्लिश सेंटेंस के हों, यानी कि इंग्लिश की ग्रामर। इसी तरह हमें जर्मन लैंग्वेज की ग्रामर भी चाहिए ताकि हमें अंडरस्टैंडिंग हो सके कि जो इंग्लिश का सेंटेंस है वो जर्मन में किस तरह ट्रांसलेट होगा, और उसके बाद उन तमाम रूल्स को एक दूसरे के साथ कंबाइन कर देना ताकि हमें फाइनली हमारी आउटपुट मिले। तो इसी तरह से यही काम मशीन भी करती है, यानी कि RBMT भी यही काम करता है। कंपोनेंट्स इसके सोर्स लैंग्वेज, SL मीन सोर्स, मॉर्फोलॉजिकल एनालाइजर, ये सोर्स लैंग्वेज को एनालाइज करता है, यानी आपने जो इंग्लिश में सेंटेंस दिया उसे, ये उसको एनालाइज कर रहा है, ये वाला हिस्सा। फिर SL पार्सर है, इसका काम ये है कि उस सोर्स लैंग्वेज का जो सेंटेंस है पूरा, उस सेंटेंस को एनालाइज करे और उसके मीनिंग्स को चेक करे। फिर ट्रांसलेटर यूज होता है, ये आपके सोर्स लैंग्वेज के हर वर्ड को ट्रांसलेट कर देता है टारगेट लैंग्वेज में। उसके बाद पहले सोर्स लैंग्वेज तक का काम था, अब TL टारगेट लैंग्वेज, मॉर्फोलॉजिकल जनरेटर। अब टारगेट लैंग्वेज के फिर जो है ये जो आपने जर्मन में ट्रांसलेट कर दिया उसे एनालाइज करेगा। फिर TL पार्सर उस हर लैंग्वेज, उस जर्मन लैंग्वेज के हर वर्ड को चेक करेगा कि वो मीनिंगफुल है या नहीं डिक्शनरी के मुताबिक, और फिर जो डिक्शनरीज उसमें अप्लाई हुई होंगी या इंस्टॉल होंगी उनके मुताबिक जो है उन्हें मैच किया जाएगा और हमें हमारी टारगेट जो है लैंग्वेज मिल जाएगी। फ़ायदे इसके में ये हैं, नो बाइलिंगुअल टैक्स आर रिक्वायर्ड, हमें ऐसी लैंग्वेजेस भी हम इजीली ट्रांसलेट कर सकते हैं जिनमें कोई कॉमन टेक्स्ट नहीं, जैसे इंग्लिश जर्मन में कुछ कॉमन नहीं है। इंग्लिश एक बिल्कुल अलग लैंग्वेज है, जर्मन एक बिल्कुल अलग लैंग्वेज है, एक सिंगल वर्ड भी कॉमन नहीं है दोनों में। तो मैं इंग्लिश को इजीली जर्मन में कन्वर्ट कर सकता हूँ इसको यूज़ करके। डोमेन इंडिपेंडेंट, यानी आपकी डोमेन जो कोई भी है ये उस पर डिपेंड नहीं करता, ये सिर्फ काम करता है, जो ऑपरेशन आपने दिया उसको उस फॉर्म में ट्रांसलेशन करता है। क्वालिटी सीरिंग, हर एरर को डिटेक्ट किया जा सकता है, क्वालिटी भी अच्छी होती है। टोटल कंट्रोल है आपका, क्योंकि तमाम रूल्स हैंड रिटन है, आप ही ने सिस्टम में दिए, तो जो रूल्स आपने दिए यानी आपने रूल्स डिफाइन किए, तो जो आउटपुट आपको मिलेगी वो भी आपके रूल्स के मुताबिक मिलेगी। तो आपका टोटल कंट्रोल आपका है सिस्टम पे। रीयूजेबिलिटी, एक दफ़ा जो रूल्स आपने एंटर कर दिए और उन्हें आप ज़रूरी नहीं ख़त्म हो जाएंगे आपके ऑपरेशन परफॉर्म होने के बाद, वो आपको दोबारा भी उसे आप दोबारा भी यूज़ कर सकते हैं। OPS is a rule-based or production system computer language, notable as the first such language to used in successful export systems. OPS 5 एक लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि एक्सपर्ट सिस्टम में यूज़ होती है। एक्सपर्ट सिस्टम यही होते हैं जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड होते हैं और जो एक्सपर्टीज़ के साथ जो है ह्यूमन लाइक एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं, उन सिस्टम्स के अंदर ये लैंग्वेज जो है वो यूज़ होती है। ऑफिशियल प्रोडक्शन सिस्टम लैंग्वेज इसकी एब्रीविएशन है। 1970s में चार्ल्स फॉगी ने इसे डेवलप किया था एक कार्नेगी मेलन यूनिवर्सिटी में। ये फॉरवर्ड चेनिंग इन्फ्रेंस इंजन को यूज़ करता है। प्रोग्राम एग्जीक्यूट बाय स्कैनिंग वर्किंग मेमोरी एलिमेंट्स which are vaguely object like with classes and attributes looking for matches with the rules in production memory. रूल्स हैव एक्शंस दैट में मॉडिफाई, यानी आपने रूल्स दिए हुए हैं, वही पिछली पुरानी बात है, रूल्स दिए हुए लैंग्वेज में और उन रूल्स के मुताबिक ही आपने जो है वो इस लैंग्वेज ने वर्किंग परफॉर्म करनी है।